एक बार जब राजा विक्रमादित्य शिकारी से वापस आए और भूख प्यास से परेशान थे, तो उन्होंने महल के आंगन की व्यवस्था देखी और परेशान हो गए। किसी बच्चे ने वहां पॉटी कर दी थी और किसी का नाक बह रहा था। ये सब देखकर उन्होंने अपनी भाभी से पूछा, क्या तुम थोड़ी पागल हो गई हो? ये बिल्कुल सही नहीं है। ये महल के आंगन से ज्यादा जानवरों का बाड़ा लग रहा है। किसी बच्चे ने पॉटी कर दी, किसी का नाक बह रहा है। ये सब देखकर कोई कैसे खाना खा सकता है? फिर उनकी भाभी ने उनसे मजाक करते हुए कहा, मैं तुम्हें भी देख लूंगी जो पूरी तरह से है। रानी अबोल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और यहां लाओगी? भाभी की बातें विक्रमादित्य के दिल में तीर की तरह लगीं। उसने भाभी से गुस्से में कहा, अब मैं सिर्फ रानी अबोल से शादी करूंगा और उसे यहां लाकर रहूंगा। खाना खाकर उसने पलटा और रानी अबोल देवी के राज्य की ओर चल पड़ा। विक्रमादित्य को यह अच्छी तरह पता था कि रानी अबोल देवी अप्सराओं से भी ज्यादा बुद्धिमान है और सभी गुणों से परिपूर्ण है। सबसे बड़े राजा, महाराज और यहां तक कि सम्राट चक्रवर्ती भी उससे शादी करना चाहता था। लेकिन अब रानी की एक कड़ी शर्त थी कि जो भी रात के 4 घंटे में उसे 4 बार बुलाएगा, वही उससे शादी करेगा। कोई भी राजा या राजकुमार जो ऐसा नहीं कर पाया, उसे रानी द्वारा जेल में डाल दिया जाएगा। अब तक कोई भी राजा या राजकुमार एक बार भी रानी को नहीं बुला सका, 4 बार तो छोड़ ही दीजिए। 111 राजाओं और राजकुमारों ने रानी को बुलाने की असफल कोशिश की, जो अब उसकी कैद में थी। रानी ने अब अपने महल के सामने एक बड़ा ढोल रख दिया था। कोई भी राजा या राजकुमार जो रानी से शादी करना चाहता था, उसे एक तीर दिया जाता था। राजा विक्रमादित्य ने चलते चलते एक योजना बनाई। उनके पास 4 अदृश्य योद्धा थे जो उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। राजा विक्रमादित्य उन योद्धाओं के साथ शाम से पहले ही रानी अबोल देवी के महल पहुंच गए। रानी उनके सामने आई और जोर से ढोल पीटने लगी। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि ढोल बजाने वाले को इज्जत के साथ मेहमान घर ले जाएं और उसका ठीक से ख्याल रखा जाए। रात के पहले पहर से पहले रानी अबोल देवी ने 16 अपने आप को सजाया। वह अपने महल में बिस्तर पर बैठी और नौकरों को आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य को उसके सामने लाएं। राजा विक्रमादित्य नौकरों की गुजारिश पर रानी अबुलदे के महल आए और अपनी योजना के अनुसार उन्होंने अपने 4 अदृश्य नायकों को उनकी सूक्ष्म रूप में अलग अलग जगहों पर बैठाया। एक रानी के बिस्तर के पास, दूसरा रानी के बर्तन के पास, तीसरा रानी की खिड़की के पास और चौथा रानी की हार के पास, और खुद रानी के सामने एक कांटेदार कुर्सी पर बैठ गए। रानी से बात करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके सामने ऐसे बैठी थी जैसे वो कोई पत्थर की मूर्ति हो। फिर राजा विक्रमादित्य ने रानी के बिस्तर की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, ये रानी का बिस्तर है। रानी नहीं बोलेगी। अब तुम कुछ बोलो ताकि रात का समय कट सके। राजा की बातें सुनो। रानी के बिस्तर पर बैठे उसके योद्धा ने कहा, महाराज, मुझे क्या अक्ल है कि आपको कुछ कहने के लिए कहूं? हाँ, अगर आप कुछ कहें तो मैं जरूर गरजूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है तो सुनो। एक राजा का बेटा एक खरगोश के बेटे के साथ दोस्ती हो गई। दोनों बचपन से एक साथ रहने लगे, पढ़ाई करने लगे, खेलते कूदते रहे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई, इतनी गहरी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वक्त बीत गया, दोनों जवान हो गए। एक दिन उसके पिताजी ने बनिया के बेटे से कहा, बेटा, अब तुम युवा हो गए हो। बहू का अपने मायके में देर तक रहना ठीक नहीं है। तुम्हें अपनी ससुराल जाना चाहिए और अपनी पत्नी को लाना चाहिए। पुराने जमाने में बच्चों की शादी छोटी उम्र में हो जाती थी। जब लड़का और लड़की बड़े होते थे तो लड़का लड़की को अपने घर ले आता था। लड़का बोला, पापा, मैं अपने दोस्त राजकुमार जयराज को भी साथ ले जाऊंगा। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि हम बिना एक दूसरे के कहीं नहीं जाएंगे। व्यापारी ने कहा, बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि राजकुमार की मेहमान नवाजी तुम्हारे ससुराल में उसकी इज्जत के मुताबिक होनी चाहिए। व्यापारी का बेटा चंद्रपाल अपने पिता से आगे बढ़ा। वह राजकुमार के साथ निकल पड़ा। अपने ससुराल वालों की तरफ तो था,
लेकिन उसके मन में अपने पिता के शब्दों की चिंता थी कि अगर राजकुमार की मेहमान नवाजी उसकी इज्जत के मुताबिक नहीं हुई तो वो बुरा मान सकते हैं। ये माना जाता था कि रास्ते में एक देवी का मंदिर है जहां जो भी मनोकामना की जाती थी वो पूरी होती थी। जब व्यापारी और राजकुमार भी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने भी देवी को देखने के लिए मंदिर में प्रवेश किया। चंद्रपाल ने मन में हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे लिए मेरे दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मेरे ससुराल में उसकी मेहमान नवाजी उसकी बदनामी के मुताबिक थी तो लौटते वक्त मैं तुम्हें अपना सिर भेंट दूंगा। दोनों निकल पड़े और थोड़ी देर यात्रा करने के बाद चंद्रपाल यानी बनिया के चंद्रपाल के ससुर बेटे के ससुराल पहुंचे। चंद्रपाल के ससुर अपने शहर के बहुत मशहूर धन लेंडर थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्होंने अपने दामाद और उसके दोस्त का बहुत अच्छे से स्वागत किया और 15 दिनों तक उन्हें नहीं जाने दिया और बहुत इज्जत से उनकी सेवा की। 16वें दिन चंद्रपाल के कहने पर उन्होंने उसे बड़ी इज्जत के साथ उसकी बेटी के साथ विदा किया। रास्ते में राजकुमार ने अपने दोस्त को अपने ससुराल वालों से मिलवाया। चलते चलते जब वो देवी के मंदिर के सामने पहुंचे तो व्यापारी का बेटा अपनी पत्नी और दोस्त से बोला कि थोड़ी देर रुकें, और वो मंदिर के अंदर चला गया। अपनी कसम के मुताबिक उसने अपना सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब वो लंबा समय तक नहीं आया तो राजकुमार जयराज उसकी खोज में मंदिर गए। उसके कटे हुए सिर को देखकर उनकी जमीन खिसक गई और उन्होंने सोचा, अगर मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब मैं क्या करूंगी। उसने भी अपनी जान ले ली। दूसरी तरफ जब नई शादीशुदा औरत चंद्रकला का लंबे समय तक इंतजार कर रही थी तो वो भी किसी अनहोनी के डर से मंदिर के अंदर चली गई। जब उसने वहां का दृश्य देखा तो वो चौंक गई। उसकी जोरदार चीख ने माहौल हिला दिया। रोते हुए उसने देवी के सामने कहा, हे माँ, बिना पति के यह क्या आफत आ गई है। जब मैं ससुराल जाऊंगी तो क्या करूंगी। सब लोग मुझे दुर्भाग्यशाली कहकर मुझे दोष देंगे। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। जैसे ही उसने तलवार उठाई, माँ दुर्गा प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया। चंद्रकला बोली, हे माँ दुर्गा, तुमने पहले ही मेरे पति और उनके दोस्त का बलिदान ले लिया। तुमने इन दोनों को अपने आप को बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो। मेरा भी बलिदान ले लो। वैसे भी मैं अपने पति के बिना जी सकती हूँ। क्या मैं ये करूंगी। देवी माँ ने कहा, मैं तुम्हारे पति की भक्ति और राजकुमार जयराज की दोस्ती को देखकर कई सवाल उठाए हैं। तुम्हारे पति के प्रति अपनी वफादारी और प्यार के चलते मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों की जान दान करना चाहता हूँ। तुम ये करो, दोनों के सिर उनके धड़ से काट दिए जाएंगे। जैसे पहले कहा गया, उन्हें वहीं रखो, मैं उन्हें फिर से जीवित कर दूंगा। चंद्रकला ने जल्दी से दोनों के सिर उठाए और उन्हें उनके धड़ पर रख दिया। माता देवी ने अपना हाथ उठाया और एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों फिर से जीवित हो गए। उन्हें जीवित करने के बाद माता देवी का एक ब्रेक था, लेकिन चंद्रकला, उसने जल्दीबाजी में गलती कर दी। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ पर रख दिया और राजकुमार का सिर अपने पति के धड़ पर रख दिया। राजा विक्रमादित्य ने रानी के पलंग से कहा, मुझे बताओ, रानी का पलंग, चंद्रकला किसकी पत्नी थी? बणिया के बेटे चंद्रपाल के शरीर में या उसके सिर में? रानी ने कहा, महाराज, इस पहेली को सुलझाने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं है। मैं तो बस एक तरफ लेटी रहती हूँ। रानी, मुझे कभी झटका नहीं लगा। कभी कभी जब मुझे उस पर लिटाया गया तो उस पर धूल रह जाती है। ये सुनकर रानी आबोल देवी गुस्से में कहने लगी, ओ तेरे बिस्तर, मैं तुझे रोज़ अच्छे से हिलाती हूँ। हर दिन मैं तुझ पर नया चादर बिछाती हूँ। हाँ, तू मुझसे कभी बात नहीं करता और दूसरे लोगों के सामने मेरी बुराई करता है। सुबह होने दे, अगर यह नहीं हुआ तो मुझे बता देना। फिर रानी ने राजा विक्रमादित्य से कहा, मैंने आपकी न्यायप्रियता के बारे में कई चर्चाएं सुनी हैं। आप मुझे बताइए कि चंद्रकला का क्या हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, ओ रानी चंद्रकला, उसके पति का सिर काटा गया। जैसे ही रानी ने यह कहा, राजा विक्रमादित्य बोले, ढोल बजाओ, ओ ढोलिया। रानी ने एक बार कहा, रहने दो। ढोल तेज बजने लगा, लेकिन वो चिढ़ गया। चिढ़ने की आवाज़ सुनकर
जेल में रानी के कैदी भी खुश हो गए और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। ऐसा लग रहा था कि मास्टर का कोई नेक सेवक आया है जो रानी को 4 बार मजबूर करेगा और हमें भी इस जेल से आज़ाद करेगा। रानी। राजा विक्रमादित्य फिर से एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुप बैठ गए। राजा विक्रमादित्य ने रानी के ऊपर बर्तन रखा और वीर से कहा, भाई, रानी के बिस्तर पर बर्तन ने रात का 1 घंटा बिताया, अब तुम भी मुझे ऐसा कुछ बताओ, फिर ये रात नहीं कटेगी। फिर रानी के बर्तन के ऊपर बैठे बहादुर ने कहा, महाराज, मुझ में वो समझ कहाँ है कि मैं आपको कुछ बताऊं। हाँ, अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं ज़रूर दहाड़ूंगा। फिर राजा विक्रमादित्य ने कहा, अगर ऐसा है तो सुनो, हम तुम्हारे साथ बचपन में थे। उस खेल खेलने वाले राजा और साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। मासूम उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जो पहले शादी करेगा अपनी पत्नी को पहले ही रात दूसरे के पास भेज देगा। समय बीत गया है और बातें पुरानी हो गई हैं। दोनों युवा हैं। साहूकार ने अपने बेटे माधव की शादी एक खूबसूरत, विनम्र और सक्षम लड़की से कर दी। शादी की रात मोहिनी 16 श्रृंगार किए हुए शादी के बिस्तर पर बैठी थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद उसका पति माधव कमरे में उदास चेहरे के साथ आया और चुपचाप बैठ गया। अपने पति को ऐसे देखकर मोहिनी ने समझ लिया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह बोला, क्या हुआ नाथ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ माधव? माधव ने कहा, नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, तो फिर क्या बात है? क्या मेरे परिवार वालों ने लेन देन में कोई कमी की, या तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा अच्छे से स्वागत नहीं किया? माधव ने कहा, नहीं नहीं, ये भी नहीं है। न्यूली मैरिड मोहिनी बोली, तो फिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे बताने में हिचकिचा रहे हो? मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारी आदमी हूँ, तुम्हारी खुशी और दुख अब में भी है, तो तुम मुझसे जो भी तुम्हारे मन में है वो बता सकते हो। माधव शर्माते हुए बचपन की मासूमियत में धीरे से बोला, मैंने अपने दोस्त राजकुंवर हर्षवर्धन को एक वादा किया था, जिसे मैं न तो तोड़ सकता हूँ और न ही पूरा कर सकता हूँ। मोहिनी ने कहा, तुमने किस तरह का वादा किया है, तुम मुझे बता सकते हो? माधव ने कहा कि वादा ऐसा है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं भी हिचकिचा रहा हूँ। मोहिनी ने कहा, जो भी वादा हो तुम बिना किसी हिचक के बता सकते हो। मैं तुम्हारे वादे को निभाने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं मुस्कुराते हुए दे दूंगी। माँ ने कहा, हम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जो भी पहले शादी करेगा वो अपनी पत्नी को अपने दोस्त के पास शादी की रात भेजेगा। अब अगर मैं ये वादा तोड़ता हूँ तो मैं अपने दोस्त के साथ धोखा करूँगा, और अगर इसे निभाता हूँ तो मुझे शर्म आ जाएगी। मैंने तुम्हें एक वादा निभाने का कहा है। मोहिनी ने सारी बात सुनने के बाद कुछ देर सोचा और जन्ना है प्यारेंगे की वास के हे परिवार की भगवान, बात चिंता मत करो, बस मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हारा वादा निभा आप दूंगी ये वाणी और देने अपने के बाद धर्म की बात और की अपनी बात। पत्नी को भी बचा लूंगी। मोहिनी के इन शब्दों ने माधव के मन का बोझ हल्का कर दिया। उसने मोहनिका से कहा कि वो प्रिंस हर्षवर्धन के पास जाए। मोहनिका 16 साल की चमत्कारिक नथुनिया पहनकर है प्रिंस हर्षवर्धन के महल की ओर चली। रास्ते में कुछ चोर छिपकर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने एक गहनों से भरी औरत को आते देखा, उनकी आंखें चमक के उठीं। बाहर के दिन उन्होंने मिलेंगे, मोहनिका को रोक के लिया, बाहर में खेलने लूटने की की सांस, सोच के साथ के बाहर और की धमकी सांस, दी, अब चुपचाप मिलेगी अपने सेज सारे गिरने, गहने उतार के दो बाहर की और हमें सांस बता किससे, दो, के वरना बाहर हम किसके तुम्हें मार साथ, देंगे और सारे बाहर गहने के ले लिए से, लेंगे। के मोहनिका बाहर ने के लिए, हाथ जोड़कर के कहा, बाहर के लिए, कृपया आपके मुझे अब छोड़ दो, मैं कुछ को बारिश बहुत की जरूरी बारी काम के लिए जा रही बारी हूँ, सीजने वाली जिसके लिए ये गहने पहनना बहुत जरूरी है। मैं वादा करती हूँ कि जब मैं वापस आऊंगी तो और खुद से इसके ये बाद सारे भी, गहने उतार कर इसके तुम्हें बाद दे जानेंगे। दूंगी। मैं तुम्हें दिया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद चोरों ने उसे जाने दिया। मोहिनी जल्दी से राजकुमार हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ी और उसके कमरे के सामने पहुंच गई। उसकी पहली रात थी और वो किसी दूसरे आदमी के कमरे जा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह अपने पति की इज्जत और अपनी शर्म को बचाते हुए वो हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ी और प्रिंस हर्षवर्धन के कमरे में पहुंच गई। मोहिनी उसके बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। मोहिनी ने उसके पैर की अंगुली को मरोड़ा और उसे उठाते हुए बोली, उठो कुंवरसा उठो। प्रिंस हर्षवर्धन डर गया
उसके सामने बैठ गया। एक सुंदर अप्सरा जैसी महिला को देखकर वो हैरान मैंने रह बारी गया। की जरी उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। बारी कहनी जब उसने बार बार मेरे- अपनी आंखें मैंने बड़ी बारी रगड़ी तो उसे पता चला कि ये कोई सपना नहीं था, बारी बल्कि की बारी एक हकीकत है। असल में उसके सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसने बहुत विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन करने हैं ज्ञान के और आप यहाँ को किससे जनी आए ज्ञान हैं? के इस रात के और इस गम वक्त ज्ञान के बाद मेरे कमरे में आने का आपका क्या हामे की मकसद बन है? हामे ज्ञान फिर के मोहिनी ने कहा, गान की ज्ञान मैं के, मोहिनी हूँ, आपके काम दोस्त ज्ञान माधव की नई और नवेली ज्ञान पत्नी के और मैं ई ज्ञान के हर्षवर्धन और द्वारा ज्ञान दिया गया वादा पूरा करने करने ज्ञान आई के हूँ। सामने मोहिनी ने ज्ञान उन्हें के और तुम्हारे दोस्तों इसकी को बार बार किस तरह का वादा अपनी बार किया की था? इसकी बार की मेरे बचपन में यह आपसे तय बार हुआ की, था कि जो सबसे बार की पहले इसकी शादी बार की, करेगा सबसे बार की, वह अपनी और पत्नी को इसकी बार शादी की की बार रात की, अपने दोस्त और के पास किसी बार की भेजेगा। बार की, उस वादे को अपनी पूरा बार करने किसी के लिए नमी मैं तुम्हारे बहाने के दोस्त माधव की हम इजाजत देने से की बात। यहाँ आया हम हूँ। हमी बारी सुनो के सब बहाने कुछ। की बारी की राजकुमार हमारी हर्षवर्धन, बारी के लिए। एक भी नहीं, शाम हमारी पहली के बार दी के बारी मैं बिल्कुल चौंक खुद गया। बांध मेरे जब में मैंने ध्यान किया तो के मुझे सब याद आया बांध और जिसके मुझे के बहुत शर्म और आई। बांध उसने के हाथ जोड़कर कहा, ज्ञान के हे से देवी, मुझे और माफ कर बांध दो। के हमने नासमझी में ज्ञान एक के दूसरे से बांध वादा के किया था। ये बांध कोई के वादा नहीं है बल्कि ज्ञान हमारे के बचपन की बात ये है। बांध के मेरे दोस्त की पत्नी बांध मासूम के थी और वह मेरी भाभी बन गई और भाभी माँ या बहन हमने की बात के बाद तरह हान है होती है। मैं और आम की मैं बात अपने के बाद बचपन के की बाद के बाद मासूमियत हान पर है बहुत शर्मिंदा हूँ। के बाद के आज बाद से के बाद मैं से बात तुम्हें हाँ अपनी धार्मिक बहन मानता ये हूँ। बात के बाद यह के बाद कहते के बाद हुए है प्रिंस ये हर्षवर्धन बात के ने बाद के बाद मोहिनी है को चुनरी और हीरे और दिए। मास के बाद हाँ मोहिनी ने उसे बाने मोती की से जान में भरी तान एक थाली के साथ के विदा किया बाने और की अपने बात घर की ओर चलने बाने लगी। की किस रास्ते में बात वही की चोर उसका इंतजार आगे कर से रहे की थे। लान की जान उसकी की पायल इसकी की बात आवाज की लेकिन सुनकर उन्होंने देखा कि बाने क्या की वह जान की सिपाहियों बान की को जान की साथ बान ले जा की रही है। जब कमाने उन्हें यकीन करे हो गया के कि वह साथ अकेली है तो कम के पास की उन्होंने आपस में चर्चा के की और साथ कहा, हुई है हे भाई, और क्या है ये औरत कम है मान वो की सच में बात अपने वादे की और पक्की की बात है। की बात के इसी लिए बीच साथ की बात मोहिनी की है। उनके पास पहुंची बाहर ही और प्रिंस बात हर्षवर्धन का और तोहफा बाहर दिया। बाहर है कि उसने आपकी बाहर उन्हें हीरे और मोती और से आपने भरा की बाहर एक है थाल देते हुए कहा, और बाहर ये भी बाहर रख लो, है ये तुम्हारी और किस्मत में बाहर था। है रुको, और मैं अपनी सारी ज्वेलरी उतार कर तुम्हें दूंगा। ये कहकर उसने अपनी ज्वेलरी उतारना शुरू कर दिया। और इसकी बराबर चोरों सामने की की हैरानी बराबर की की कोई बराबर सीमा नहीं थी। और इसकी बराबर उसने सारा उसे रोका सामने के और के बोला, साम साम रुको, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी और ये हीरे मोती से भरा थाल तुम्हें कहाँ आपने मिला। ने फिर मोहिनी ने और उन्हें साहब अपनी ने पूरी कहानी सुनाई। आपने पूरी बाप ने कहानी बाप सुनने की के साहब बाद के साहब की चोरों बाप ने ने हाथ जोड़कर कहा, हे बाप देवी, ने बाप ने आप बारी के धन्य साहब हैं ने कि के आपने साहब अपनी है। इज्जत की परवाह किए और बिना आपने अपने साहब पति की साहब इज्जत ने बचाने साहब के ने लिए साहब ने इतना के बड़ा बाप है कदम उठाया। कि बाप हम ने भी ये आपके जैसी एक चरित्रवान महिला को अपनी बहन बनाना बाराम चाहते में को हैं। अपस्कार क्या आप हमें के बाराम स्वीकार इसके करेंगे? बाराम में जैसे कि काम के मोहिनी बाराम के पापियों बाराम ने को अपने भाई मानने का बार की सम्मान दे बाराम रही हो। मेरा मोहिनी में की मंजूरी मिलने बान पर की है चोरों ने उसे लूटे कि गए भले पैसे के साथ ही मारी ने कहा हीरे और गहनों से भरी बान थाली की लौटा दी मारेंगे और कहने आदरपूर्वक का उसे रे कि उसके शांति घर आने छोड़ने की लगे। बस यही कहानी है। ये कहते हुए राजा विक्रमादित्य ने रानी के बर्तन से कहा, बताओ किसका बलिदान बड़ा है, रानी का बर्तन, चोरों का या फिर बर्तन के ऊपर रखा राजकुमार हर्षवर्धन का साहस। बर्तन बोला, मैंने कहा महाराज, मुझ में कौन सी समझ है कि मैं बता सकूं किसका बलिदान बड़ा है, बलिदान बड़ा हो या छोटा। मैं तो बस एक साधारण बर्तन हूं जो कोने में पड़ा है। कोई मुझसे पानी नहीं पीता, कोई मुझे साफ नहीं करता, न ही कोई मेरा पानी बदलता है। तो महाराज, कृपया मुझे माफ करें, मैं आपकी पहेली नहीं हूं। क्या मैं इस मामले को सुलझा पाऊंगा? बर्तन की बातें सुनकर रानी गुस्से में आकर उसने कहा, अरे मातका, ये तुम्हारी शरारत है। मैं हर दिन तुम्हें साफ करूंगा, हर दिन तुम्हारा पानी बदलूंगा। तुम मुझसे और अजनबियों से बात नहीं करती, तुम मेरे बारे में झूठी बातें करती हो। सुबह हो जाए, अगर तुम्हारा 18 नहीं होता तो मुझे बताना। तब रानी ने राजा विक्रमादित्य से कहा, मैंने तुम्हारे मुंह से न्याय के बारे में बहुत बातें सुनी हैं। तुम मुझे बताओ किसका बलिदान बड़ा है। विक्रमादित्य ने कहा, अरे रानी, प्रिंस हर्षवर्धन राजा की तरह हैं। उनके पास एक बेटा था और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, न पैसे की न औरत की। अगर उसे एक थाली दी जाती तो उसे क्या फायदा होता। लेकिन चोरों ने न सिर्फ मोहनियों को लूटना बंद कर दिया, बल्कि अपनी लूट भी उसके साथ रख ली। अगर उसने सारी दौलत उसे दे दी तो चोरों का बलिदान राजकुमार हर्षवर्धन से बड़ा था।
रानी ने बार के लिए- विक्रमादित्य की बात से बार के लिए पूरी तरह सहमति किससे? जताई। रानी फिर से बारी सतर्क की बारी होकर है। बैठ गई। बारी राजा सीखने वाली सबकी विक्रमादित्य बारी मुस्कुराते बारी हुए की बोले, है। मारो जान ढोलिया, लो, ढोल बजाओ। मेरी इसके रानी बोल अब जान दूसरी ले। बार साहस से बोली। और इसके ढोल वाले बान ने में तेजी से ढोल और पीटा। इसके बान रात के जाने दूसरे के। हिस्से में दूसरी बार ढोल आमिनी की इसके आवाज बान सुनकर के सान रानी के सान कैदियों की सान खुशी का सान कोई से ठिकाना नहीं था। उद्दोल उन्हें के पूरी इसके तरह से यकीन था कि और जो भी मिनी नेक करने के इंसान सामने इस बार रानी के सामने मिनी बैठा कहने है, के। वो रानी को 4 बार पुकारेगा मैंने बारे और हम बारे भी बस जेल से वो आजाद हो सांप से जाएंगे। बारेंगे। राजा और विक्रमादित्य अब ने से रानी क्या की के खिड़की बाद के क्या है? ऊपर खड़े और योद्धा अब से से कहा, क्या है? ओ रानी की अब खिड़की। से के बारे रानी का बिस्तर और बर्तन गैस दोपहर के में बारे काट में। दिए गए थे। अब मैंने तुम के मुझे बारे कुछ बताओ, मैंने ये गैस रात बारे यूं ही मारे नहीं बारे। बीतेगी। मैंने फिर के रानी की बारे खिड़की बारे। के ऊपर खड़े योद्धा बांध ने कहा, देंगे। मैंने के महाराज, बारे के बार के मेरे बार पास ये किसके बताने बारे की समझ नहीं है। बर्फ हाँ, के अगर आप मैंने कुछ किसी ने कहेंगे गिलीवी के तो मैं बार किसी जरूर के बार गरजूंगा। किसी बार के फिर बार राजा किसी जी, के। विक्रमादित्य ने कहा, अगर ऐसा है तो सुनो। तो एक ठाकुर और एक साहूकार के बेटे के मेरे बीच बारे की एक गहरा बारी रिश्ता बारी था। हमने के दोनों बचपन से बारी साथ हमने बारी थे। के लिए। दोनों की शादी मेरे- भी बचपन में हुई मेरी थी, बड़ी बारी लेकिन बारी दोनों की बारी पत्नियां बारी बारी अपने माँ बाप के घर बारी थीं। बारी नहीं बारी जब की वे बारी छोटे थे बारी बारी तब दोनों हमेशा साथ रहते थे। गंगाधर साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को लाने निकला और पान ना उसने मेरे अपने गिनती नाई को है। साथ लिया। पान की पान काफी मेरी दूर गिनती चलने है। के बाद गिनती वो एक बन जगह रहा पहुंचे जहां कि से मेरे ससुराल का बिन रास्ता कि मेरे खेत गुजरता की था। बान गेंगे साहूकार का की बेटा बान में गंगाधर और जुड़ी ठाकुर के का सामान के बेटा बाप विष्णुदत्त के ने एक दूसरे से कहा कि जो भी पहले यहाँ पहुंचेगा वो दूसरे का इंतजार करेगा। ये कहकर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। कुछ समय बाद गंगाधर अपने नाई के साथ था। जब ससुराल वाले अपने घर पहुंचे और नाई को दामाद के साथ देखा तो एक बुढ़िया ने बाकी लोगों को सलाह दी कि इस नाई का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वो अपने गांव जाता है, वो हमारी तारीफ करेगा और इस सोच में कि उसकी बेटी का मान सम्मान बढ़ेगा, उसने नंदकिशोर के बेटे का ध्यान अपने दामाद से ज्यादा रखा। चाहे खाना खिलाना हो, बिस्तर लगाना हो या पंखा लगाना हो, हर जगह पहले नंदकिशोर के बेटे से ही पूछा। ये बात गंगाधर को परेशान करने लगी। जब उसने देखा कि उसकी अहमियत कम हो रही है तो वो जल्दी से घर जाने लगा। 2-3 दिन की इज्जतदार मेहमान नवाजी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे इज्जत से घोड़े की गाड़ी दी और आपके बेटी अंबिका को विदा किया। बाबूजी, नाई गंगाधर के रास्ते में है। ससुराल वालों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ससुराल वालों ने मुझे अपने दामाद से ज्यादा इज्जत दी। नाई की बातें आग में घी डालने का काम कर गई। गंगाधर जो पहले ही गुस्से में भरे थे, उनकी बातों से और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी और नाई को रास्ते में छोड़ दिया और अकेले अपने घर की ओर चल पड़े। उनकी नई शादीशुदा पत्नी अंबिका उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे कोई बेचारी धोखेबाज। जाने के बाद नाई ने भी मौके का फायदा उठाया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। जैसे कि नई शादीशुदा अंबिका पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखी दिल से उसने हिम्मत जुटाई, घर वापस जाने का फैसला किया और घोड़े की गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। लेकिन कुछ तो होना था और हुआ ये कि वो रास्ता भटक गई और किसी और शहर पहुंच गई। जैसे ही वो शहर में पहुंची, एक दासी का घर था। अंबिका ने उसे कुछ पैसे दिए और उसे मनाया कि कुछ दिन उसके साथ रहे। अंबिका दासी के साथ उसके घर में रहने लगी। वो बहुत साधारण लग रही थी। अब अंबिका भी उसके काम में मदद करने लगी। फूलों की मालाएं बनाकर राजा के पास भेजने लगी। मालिन बगीचे से फूल तोड़ती थी और अंबिका मालिन फूलों से बहुत सुंदर और अलग अलग तरह के माला और गुलदस्ते बनाती थी, जिन्हें वो राजमहल ले जाती थी। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा, इन दिनों तुम बहुत ही सुंदर और आकर्षक गुलदस्ते और माला बनाती हो। अगर तुम इतना सुंदर काम नहीं कर सकती तो ये गुलदस्ते और माला कौन बनाता है? मालिन बोले, महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक औरत ठहरी हुई है। वो बहुत प्रतिभाशाली है। वो हर दिन ऐसे ही सुंदर गुलदस्ते और माला बनाती है। मालिन की बात सुनकर राजा ने सोचा, ऐसी सुंदर माला कौन बना सकता है? और वो खुद गुलदस्ते बनाती है। जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, उसके अंदर वासना का बुरा भाव जाग उठा। 50 साल का वासना का शिकार राजा ने मालिन से कहा, तूने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। घर जा और उस औरत को मेरे सामने ले। मालिन अंबिका के पास गई
और उसे आपने किस राजा बोला है? भानु प्रताप बड़े का आदेश मैंने बताया। बात अंबिका ने आपने मना बारे कर बात दिया, कहकर की कि सामने उसका की। राजा से क्या काम। उड़वाने लेकिन के मलिन बाद राजा के आदेश को और पलट अन्य के नहीं बारह। सकी। ये बारह सुनकर चीज उसने के विनती बारेंगे की देंगे। और अंबिका को महल अरे ले बीस गया। के बारे जब बारेंगे राजा ने दोस्ता अंबिका है की कि बारेंगे खूबसूरती दूरेंगे देखी देखेंगे सबके तो वो बारे के उसके है। मोहब्बता में खो गया। अरे रानियां इसकी इतनी बारे की सुंदर बारे के और बारे की नैतिक है थीं। कि राजा बारिश ने की बारे तुरंत की अंबिका बारे के से देंगे शादी है। कर ली। मेरी- अंबिका ने मेरी- कहा मेरी है। कि मुझे अपने महल में अंबिका, भेजा जाए। मेरी- अंबिका ने राजा से विनती करते कौन हुए सी कहा, सी? हे बहुत राजा, काम बड़े हैं आप इस कौन शहर सी के की? मालिक हैं, इसलिए आप बात मेरे इसी का- पिता की तरह हैं। अभात फिर आप अभात की मुझे है। अपने महल में अभात कैसे बहादी रख के सकते बहाना हैं? है। राजा और भानु बहादी से प्रताप ने कहा, और शादी तुम है हमारे शहर और से नहीं अभादी है हो, बाधा है। इसलिए हम तुम्हारे और पिता शादी है। नहीं बन सकते। दीजी की तुम्हें शादी हमारे है। महल में रहना दिन होगा। है। जब बहुत समझाने के साल बाद वाली बात भी भी गुनाह राजा माफ की। भानु प्रताप नहीं माने। इसकी तब अंबिका ने कहा, कैसी महाराज, कैसी बारी बारी मैं एक विवाहित महिला हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। और बारी बारी मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तुम उसके साथ रहकर भी पाप करोगे। कृपया मुझे 6 महीने का समय दो। अगर मेरे पति इस बीच मुझे लेने नहीं आए तो मैं खुद को अविवाहित मानूंगी और आपके महल आ जाऊंगी। ये सुनकर राजा ने कहा, मुझे भी 6 महीने का समय चाहिए। लेकिन उसे शहर के बाहर एक सुनसान महल में नजरबंद कर दिया गया। अंबिका हर दिन महल की खिड़की से सड़क पर निगरानी रखती थी ताकि अगर कोई गलती से जब वो अपने माता पिता या ससुराल से आती है तो वो उसके साथ अपनी हालत का एक संदेश भेज सकती है। दूसरी ओर ठाकुर विष्णुदत्त अपनी पत्नी के साथ तय जगह पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे। जब गंगाधर अपनी पत्नी को छोड़कर अकेले वहां पहुंचे तो उन्हें अकेला देखकर विष्णुदत्त बोले, अरे दोस्त, तुम अकेले कैसे आ गए मेरी भाभी? फिर गंगाधर ने उन्हें पूरी बात सुनाई। सब सुनकर विष्णुदत्त गुस्से में आ गए और बोले, शर्मानी चाहिए तुम्हें दोस्त, तुमने अपनी बेगुनाह पत्नी को सजा दी है। किसी और के अपराध के लिए अगर उसके परिवार वाले तुम्हारे खिलाफ हैं, अगर उसने नाई के लिए तुम्हारे से ज्यादा किया तो भाभी का इसमें क्या दोष था? क्या किसी को इतनी छोटी सी बात पर अपनी पत्नी छोड़नी चाहिए? हमें तुरंत वापस जाकर भाभी को लाना चाहिए। गंगाधर ने विष्णुदत्त से सहमति जताई। विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी को करीब किया। वे एक गांव में रुके और गंगाधर के साथ अपनी पत्नी अंबिका को लाने निकले। जब गंगाधर ने अपने ससुराल वालों से पूछा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी अपने माता पिता के पास नहीं पहुंची थी। घर पर और सास ससुर के पास जाने के बजाय वह वहीं रह रही थी। विष्णु और दत्त अंबिका की तलाश में निकल गए। तलाश करते करते वे भी उसी शहर पहुंच गए। जब अंबिका ने महल की खिड़की से उन्हें आते देखा तो उसने तुरंत अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों को बताकर उन्हें महल बुला लिया। महल पहुंचने पर विष्णु ने अंबिका से अपना परिचय देते हुए कहा, भाभी, मैंने अपने दोस्त के साथ गुस्से में तुम्हें छोड़ने का अपराध किया। अपने कामों पर शर्मिंदा है। अब तुम भी पुराने बातों को भूलकर हमारे साथ अपने घर चलो। गंगाधर ने कहा। फिर अंबिका ने दोनों को विस्तार से बताया कि उसके साथ क्या हुआ और कहा कि पहले हमें राजा के सामने जाना होगा और उनसे अनुमति लेनी होगी। दोनों राजा के सामने गए और अंबिका ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पति मुझे लेने आए हैं, कृपया हमें जाने की अनुमति दें। राजा ने भी अपनी बात रखी और अंबिका को उसके पति के साथ जाने की अनुमति दी। तीनों वहां से काशीनाथ की ओर चल पड़े। उसने गौरी को भी अपने साथ लिया और सब अपनी अपनी शहर में लौट आए और खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने खिड़की पर बैठे वीर से कहा, मुझे रानी की खिड़की के बारे में बताओ। गंगाधर और अंबिका में कौन बड़ा था? खिड़की पर बैठे वीर ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मुझ पर कितनी सालों की धूल जम गई है। न मैंने कभी साफ किया है और न ही रंगा गया। मुझ में वो समझ कहाँ है कि मैं आपको बता सकूं कौन बड़ा है और कौन छोटा। खिड़की पर बैठे बहादुर आदमी की बात सुनो। रानी, अब बोलो। एक बार फिर वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और गुस्से में बोली, अरे खिड़की, ये तुम्हारा मजाक है। मुझे तुम्हें हर दिन साफ करवाना चाहिए और हर 6 महीने में तुम्हें नया रंग लगवाना चाहिए। तुमने कभी मुझसे बात नहीं की और अजनबियों के सामने मेरे बारे में बुरा बोला। सुबह हो गई है,
अगर वाणी के तुम्हारा 18 नहीं हुआ और अम्नी तो के मुझे 12 बता देना। फिर उसने राजा के 12 के विक्रमादित्य से कहा, आरे राजा, 20 के 12 ये बताना 12 के कितना दोस्ता है मुश्किल कि काम है 12 कि तुरेंगे कौन महान गेनी के है। सब के 12 के गंगाधर हैं में जरूर कुछ आरे महानता 20 है। की 12 के नहीं, 12 के उसने 12 अपनी के हैं निर्दोष पत्नी कि को 12 छोड़ के दिया। 12 के 12 के अंबिका देंगे हैं। महान थी, मेरी- उसके पास मेरी- रानी मेरी- बनने का हर मौका था, आपने कहा लेकिन मेरी फिर भी वो अपने पति के प्रति कौम सी अपनी से जिम्मेदारी पर बहुत कायम काम करे रही है और प्रेम अपने को धर्म भाव को से नहीं ही। छोड़ा। जो बहुत ऐसी ही महिला न सीधा। केवल महान होती है अभाद बल्कि है। पूजा के लायक भी अभाद होती है। बहादेंगे बहादा राजा है विक्रमादित्य ने रानी की तरफ और एक सादी शरारती है मुस्कान और के साथ अभादी है देखा पता है और कहा, और जादी आप है बिल्कुल सही हैं दीजी रानी। की शादी है मैं आपसे प्रभावित दिन है हूँ। फिर राजा किस विक्रमादित्य ने साल ढोल वाली बजाने बात वाले है। से कहा, ढोल बजाओ, इसकी देन ढोल जोर से बजाओ। कैसी कैसी रानी, बारी बारी मुझे तीसरा हमसे बताओ। संभाला है कि ढोल बारी बजाने बारी वाले के ने उनके तेजी सामने। से ढोल बजाना और बारी शुरू बारी के समझे किया। के तीसरे बारी बीट बारी की के किसी आवाज बारी के देखे से सुनकर किसी रानी के बारी कैद के खाने में किसी कैदी बारी के खुशी से नाचने और गाने लगे। उन्हें पूरी तरह यकीन था कि उनकी आजादी और यहाँ के बीच बस 1 घंटा बाकी था और रानी भी काफी साहसी थी। और इस बार पान वो ना पूरी मेरे सतर्कता से बैठ पान की गई। पान उसने मेरे मन में गिन ठान है। लिया कि अब गिनती चाहे भर की कुछ भी तरह हो कि मेरे वो बिन चौथी गिनी बार नहीं मेरे बोलेगी। के विक्रमादित्य ने बात कहा, के बाद भाई, में रानी की के हार सामान के के बाद बांधने के लिए रात के 3 गुलाम घंटे की रात बहुत के आराम सामने से से बीते। गिरे। अब गुलाम तुम के भी सामने कुछ से सुन गिरे लो के ताकि बात ये से आखिरी गिरे। बार हो। मैंने फिर रानी का गिनेगा हार भी कि दोपहर सारने में की ही सारने गुजरना की चाहिए। है, कि महाराज सारने ने की कहा, सारने की मुझे सी तुमसे की कुछ सारने बताने का के हार लिए है। पर्याप्त जान समझ मिलेंगे। नहीं है। हाँ, हम बात की मैं बात जरूर की। कर जूंगा। आपके राजा दामे की बात बोला, की। ठीक है। बात की बात उनमें की 4 थोड़ी दोस्त जान थे, की। एक ब्राह्मण, ज्ञान की एक बारी रसोइया, बात की। एक दर्जी आपकी नहीं और एक की, सुनार। आपकी नहीं करनी। एक दिन आपकी सभी नहीं चारों की, ने एक दूसरे से सलाह करके मार की बात धन की के बात। बारे में चर्चा की। हम गिनेंगे जब गिनेंगे। शाम हुई गिन के। तो सब एक जगह आपकी रुक बात में गए की बात और की। वहां रात बिताने का मार की फैसला बात किया। है। ये तय हुआ कि कि चूंकि क्षेत्र सुनसान बहाने था, हार के बहाने हर की। कोई रात के 4 घंटे कि एक एक बारे करके की पहरा एक साल के देगा। हैं। सबसे कि पहले खाती के बहाने बेटे बारे की बार बारी के थी पहरा देने की। गिन के हैं। बाकी 300 गए और और वह पहरा बहाने देने के की लिए बैठ सारे गया। एक सारे भारे बैठते की बैठते सारे उसने पास में एक बड़ा लकड़ी का गिन के टुकड़ा पड़ा, कि बहाने देखा बारे और बारे। सोचा जब क्यों नहीं बहाने गए कुछ और शांति बहाने के बनाओ बहाने ताकि बहाने नींद भी बहाने आ कहने सके। के लिए उसने अपने और आपके औजार बहाने जा रहे निकाले हैं। और उस बड़े लकड़ी के और टुकड़े आपके को बहाने सजाने बहाने लगा। के। रात के पहले और हिस्से के बहाने अंत के बहाने में कहने उसने की उस सबके लकड़ी के बहाने टुकड़े गया। को एक खूबसूरत महिला की आकृति जास के में जात है। तराश दिया और जास दर्जी के के जास बेटे के को जात है। उठाकर खुद कि सोने है चला में। गया। वह लड़का कि बैठ जाता गया है। और पहरा देने लगा। मुझे तभी खबर उसे नहीं है। एहसास हुआ कि क्या उसके है? सामने कोई खड़ा है। आपके वह सामने पास ये गया देखिए और कि देखा कि आपके वहां एक कांटों की आकृति है। अपने के। उस आकृति क्या को आपकी देखकर की उसने अपने मन क्या में भी कहा, की? क्या माँ कमाल जी, का काम किया है खाती लड़के ने, जो है जाने के लेकिन बारे मैं में। भी हूँ गोराम किसी के और से बाद। कम नहीं। मेरी उसने अपने सामान बारी की से बारी कपड़े की है, बारी और की सुई बारी। धागा निकाले और गोरे और की रात बारी के बारी की। दूसरे हिस्से के अंत हमारी तक गिरी। उसने एक खूबसूरत मेरी- कॉस्ट्यूम बना मेरी- लिया और उस औरत मेरी की बारी प्रतिमा बारी पर खेलेगा। कपड़े और चूड़ियां एक पहनाई। अब सुनार की बारी थी कि वो पहरा दे। लड़के को उठाया और खुद सो गया। लड़के की नींद तोड़ने के लिए सुनार ने उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाल दिया और पहरा देने बैठ गया। फिर उसकी नजर उसके सामने खड़ी औरत पर पड़ी। वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये औरत इतनी रात को जंगल में कैसे आई। उसने उसे देखा, आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जिज्ञासा में वह उठा और करीब जाकर देखा कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक मैनिक्विन है। सुनार को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह एक दर्जी का काम है और उसने अपने आप से कहा, मैं किसी से कम नहीं, उसके पास भी अपने औजार हैं। उसने अपने औजार निकाले और तीसरी पहर के अंत तक खूबसूरत गहने बनाए और हम मूर्ति को पहनाए। अब ब्राह्मण के बेटे की बारी थी तो सुनार ने उसे जगाया और खुद सो गया। अब जब ब्राह्मण ने पहरा देना शुरू किया तो उसकी आंखें वो भी पुतले पर गिर पड़ा। मैं सोचने लगा कि ये औरत इस वीरान जगह पर इतनी रात को आई कैसे। उसने भी एक महिला के पुतले के पास जाकर उसे देखने लगा। उसे सब कुछ समझने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने मन में कहा, वाह क्या अद्भुत काम किया है उसने। लगता है सब लोग मुझे एक साथ परखना चाहते हैं। उसने भी अपना तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात के चौथे पहर के अंत तक उसने अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से उस कांटेदार पुतले में जान डाल दी। वो कांटों की मूर्ति अब एक खूबसूरत लड़की बन गई है। सुबह होते होते बाकी 3 दोस्त भी उठ गए। उनके सामने इतनी खूबसूरत लड़की देखकर जब उन्होंने ब्राह्मण से पूछा तो उसने सारी कहानी बता दी और कहा, मैंने अपने मंत्र की शक्ति से इस कांटों की मूर्ति के लिए
अपनी जान दी है, अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब दर्जी के लड़के ने कहा, नहीं दोस्त, मैंने इसे बनाया है, इसलिए मेरा हक है, ये मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी ने भी बीच में कहा, मैंने इसे बनाया है, ऐसे सुंदर रेशमी कपड़े पहनो, यही वजह है कि मेरा इस पर हक और है। मनीन गए सुनार का लड़का बोला, बुल्हैनी के ये कैसे हो ये सकता मेरी है? शायद मैंने उसे सुंदर आभूषण और पहनाए मैनी के हैं, तो वो मेरी पत्नी बड़ी बन की बड़ी जाएगी। गाड़ी नहीं की चारों है। आदमी उस ये बड़े खूबसूरत हैं, औरत के ये बड़े लिए मेरी आपस नहीं में है। लड़ने लगे। इतने सारे किस्से सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने हार से कहा, मन में भाई कि भर को बरनी मुझे के रानी बाद की हार के बारे में बता। और अपनी भर उस का औरत है। पर सबसे ज्यादा हक अबरी, किसका है? रानी की अपनी हार बार पर को दी बैठा है। बहादुर और आदमी आपके बोला, महाराज अपहरण की बात मैं तो बस एक तुच्छ के इंसान बार हूं। के बार के बार रानी के का बार के बार समर्थन मेरी जिसे रानी वानी जब के चाहती समके थी गाने पहनती किसी थी, किसी वरना किसी उसे फेंक बहाने देती के थी। समके की मुझे यह बताने की माने समझ का- नहीं है माने के उस लड़की पर साथ। किसका ज्यादा हक है। माने के रानी समके एगोल डी समके को के हार किसी। गए योद्धा की आमने बातें किस सुनकर बोला है? बहुत गुस्सा बारे, आया, मैंने लेकिन बात। उसने अपने गुस्से आमने को बारे दबा बात। लिया और कुछ नहीं की कहा। सामने के। जब विक्रमादित्य ने कुर्बानी के देखा बाद। कि रानी कुछ नहीं बोल हमने रही के है बारह है। और रात के चौथे बारह पहर बीस के में बारेंगे इस होने के लिए बहुत बारह कम बीस समय के बचा बारह है, बारेंगे तो दोस्ता उसने है कुछ कि सोचते बारेंगे हुए तोड़ेंगे कहा, गेनी के सुनो, सब के बारे के है। रानी की हार उस लड़की पर बारह सबसे बीस बड़ा की बारह हक की उस बारह के ब्राह्मण बारह के की बेटे है का है कि बारह जिसने की उसकी बारह मूर्ति की में बारह के प्राण देंगे फूंके। है। राजा को मेरी सुनकर रानी की हार पर आपने कहा बैठा मेरी, बहादुर मेरी, आदमी मेरी, तुरंत मेरी। बोला, क्या हुआ? कौम सी सी। ओ राजा, तुम्हारे बदनाम साथ वाले किस तरह का कहते न्याय हैं, हुआ कौम सी है? तुम्हारी जय हो। दुबहा दीजिए। हारने वाले योद्धा ने कहा, अभाद राजा देंगे है। विक्रमादित्य को जेल अभाद हो। बहा देंगे बहादा बाकी है। 3 हीरो और भी बहादी राजा से विक्रमादित्य की और जय शादी है। जयकार करने लगे। और अभादी वाह, रहता है। क्या न्याय है। और जादी ये है। सुनकर रानी अबोल दीदी की शादी जो है। अपने गुस्से को दीदी दबाए है। हुए थी, रो पड़ती है और कहती है, ये कैसी बेइंसाफी है। राजा विक्रमादित्य, कैसी के आप तो न्याय के बड़े प्रेमी हैं। आपके न्याय पर शर्म आनी चाहिए। और मुझे नहीं पता कि आपका ये न्याय दुनिया में कैसे मशहूर हो गया। ये न्याय तो धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। रानी आर्डे ने कहा कि ब्राह्मण ने उस मूर्ति को जीवन दिया, मतलब उसने उसे जन्म दिया। इस तरह वो उसका पिता बन गया। तो एक पिता का अपनी बेटी से शादी करना, इससे बड़ा क्या नीच काम हो सकता है। धर्म के हिसाब से एक औरत सिर्फ उसी की पत्नी हो सकती है जिसने चूड़ियां पहनी है। और कठपुतली वाले ने एक दर्जी के बेटे द्वारा चूड़ियां पहनी थी, तो धर्म के अनुसार लड़की उसकी पत्नी बन गई। राजा विक्रमादित्य ने रानी की हर बात सुनी। रानी शरारती मुस्कान के साथ बोलने वाले की तरफ देखा और कहा, वाह वाह, बहुत अच्छी रानी, आपने पूरी ईमानदारी से न्याय किया है। उस लड़की का पति तो सिर्फ एक दर्जी ही हो सकता है। और कृपया मुझे माफ करना रानी साहिबा, आपने ये पहले ही 4 बार कह दिया है। अगर मैं आपका पति हूँ तो सिर्फ मैं ही वहाँ हो सकता हूँ। अब बस जाने की तैयारी करो। राजा विक्रमादित्य को सुनने के बाद रानी अब बोल्ड होकर अपनी आंखें नीचे की। राजा विक्रमादित्य ने खुशी से कहा, ढोल बजायो रानी। अब चौथी बार हिम्मत से कहा। ढोलिया ने ढोल उठाया और उसे बजाया। अब वादे के अनुसार बोलाद ने सभी राजाओं और राजकुमारों को जिनको उसने कैद किया था, उनके राज्यों को सम्मान के साथ और धूमधाम से लौटाकर आजाद कर दिया। रानी अबोलदे ने राजा विक्रमादित्य से शादी कर ली। जब राजा विक्रमादित्य रानी अबोलदे के साथ उज्जैन शहर पहुंचे तो जो ननद उन्हें ताने मार रही थी उसने भी उनका स्वागत किया और कहा, मैंने मान लिया देवर जी, आपने जो कहा था वो किया। कहानी के नतीजे को जानने से पहले कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। नतीजा, जीवन में सच्चाई, न्याय और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। जब चारों पात्र अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करते हैं तो उनकी लड़ाई अंत में खत्म हो जाती है। यह उनके अंदर के सही और गलत के एहसास को उजागर करता है। राजा व्यादित्य का न्याय के प्रति प्रेम और रानी अबोलडे की धर्म में अडिग आस्था यह दिखाती है कि सही रास्ता चुनने के लिए आत्मसंवेदनशीलता और विवेक जरूरी है। यह कहानी ये भी सिखाती है कि किसी भी हालात में सिर्फ ईमानदारी, प्यार और समझौते के जरिए ही हम अपनी जिंदगी को संतुलित और आध्यात्मिक रूप से पूरा कर सकते हैं। भगवान का न्याय हमेशा सही होता है और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों और विचारों को साफ करना होगा। कहानी के अंत तक जुड़े रहिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।